हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 25 है। इससे पहले हमारी 24 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना। उन क्लासों में आधुनिक काल को हम PYQ के साथ कर चुके हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास को भी PYQ के साथ कर लिया है। अभी हमारा आदिकाल चला हुआ है। आदिकाल की आज हमारी दूसरी क्लास है। कल एक क्लास और आएगी आदिकाल की, जिसमें हम पिछली वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आदिकाल से उनको कवर करेंगे। उसके बाद हमारा भक्ति काल शुरू होगा, इसलिए आप इन क्लासों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल साहित्य को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में। कौन कौन सा है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लोक साहित्य और गद्य साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम 3 को साहित्य की सीमा से बाहर रखा। कौन कौन सा? नाथ, सिद्ध और जैन साहित्य। इनको क्या है? साहित्य की श्रेणी से बाहर रखा। और उन्होंने जिस युग में साहित्य लिखा था उस समय तक आदिकालीन गद्य रचनाएं सामने नहीं आई थी। अभी हम जो है इनको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आदि को क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इनकी एक एक बात याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं पहले। सिद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकला। कौन सी? वज्रयान शाखा से निकला। और सिद्धों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। 84 सिद्धों में सरहप्पा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। सरोज वज्र, सरोज भद्र, राहुल वज्र ये सरहप्पा के अन्य नाम हैं। सरहप्पा ने सहज जीवन पर बल दिया। ये देखिए बोल नहीं आएगा यहाँ पर, बल दिया, इसलिए इन्हें सहजियान का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? सरहप्पा को। इनके ग्रंथों की संख्या 32 मानी जाती है, किंतु उनमें से अब कोई भी प्राप्त नहीं है। सरहप्पा, सब्रपा, कणप्पा और ये देखिए लिपाई नहीं है, लुईपा आएगा यहाँ पर। लुईपा, ढोंबीपा ये क्या है? प्रमुख सिद्ध कवि है। और सिद्धों की साधना पद्धति वाम मार्गी व भोग विलास प्रधान थी। सिद्ध 5 मकारों के अनुरागी थे। कौन कौन से हैं वो 5 मकार? मद, मास, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। ये नारी को साधना का आवश्यक अंग मानते थे। सिद्धों का प्रभाव क्षेत्र था वो कौन कौन सा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। बिहार की नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सिद्धों के प्रधान केंद्र थे। कौन कौन से? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राहुल सांकृत्यायन को दिया जाता है। राहुल के अतिरिक्त प्रबोध चंद्र बागची, डॉक्टर शहीदुल्लाह, महामहोदय उपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री भी बौद्ध साहित्य के उद्धारकर्ता माने जाते हैं। शुक्ल जी ने राहुल सांकृत्यायन को त्रिपीठकाचार्य कहा। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध सिद्धों की रचनाओं को बोधगान और दोहा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने। किन की रचनाओं को? बौद्ध और सिद्धों की रचनाओं को। किस शीर्षक से? बोधगान और दोहा शीर्षक से। सरहप्पा के प्रधान शिष्य सब्रपा थे। चर्यापद सब्रपा की प्रमुख रचना है। कौन सी? चर्यापद किसकी है? सब्रपा की। सिद्धों में लुईपा का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण लाइन है। सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। संध्या भाषा से तात्पर्य ऐसी भाषा से है जिसमें अर्थ स्पष्ट न होकर प्रतीकों के माध्यम से प्रकट हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों ने अपनी रचनाओं में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया। उनके अनुसार उपदेशों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? पुरानी टकसाली हिंदी थी। और गीतों की भाषा पूर्वी बोली थी। शुक्ला नहीं है यहाँ पर, शुक्ल जी आएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यही भाषा भेद आगे चलकर कबीर की रचनाओं में दिखाई देता है। और कबीर की भाषा कैसी थी? सद्दुखड़ी। संतों में पाई जाने वाली खंडन मंडन की प्रवृत्ति, स्वर की कर्कशता, प्रतीक शैली, उलटवासियां सिद्धों की देन है। देखिए पूछा जाता है जो संतों में खंडन मंडन की प्रवृत्ति वो कहाँ से आई? तो सिद्ध साहित्य से आई। स्वर की कर्कशता, प्रतीक शैली, उलटवासियां ये सब किसकी देन है? सिद्ध साहित्य की देन है। 84 सिद्धों में सर्वाधिक ग्रंथ, ये देखिए ग्रंथ आएगा यहाँ पर। ग्रंथों के रचयिता कौन माने जाते हैं? कणप्पा माने जाते हैं। उनकी कृतियाँ कितनी है? 74 है। सिद्धों की रचनाएं जो है 2 रूपों में हमें मिलती है, दोहा कोश और चर्यापद। सिद्धों ने उपदेशों के लिए दोहा छंद यानी दोहा कोश का प्रयोग किया। और चर्यापद क्या है? बौद्ध अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं क्या? चर्यापद।
आगे देखिए हमारा सिद्ध साहित्य कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं हम नाथ साहित्य। नाथों की जो संख्या है 9 है और सिद्धों की कितनी थी 84। नाथ साहित्य का मूल भी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है। देखिए दोनों कहाँ से निकले हैं, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उनसे निकले हैं दोनों ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल योग मार्गी बौद्ध कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, योग मार्गी बौद्ध कहा है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि नाथ जो पंथ है उसके प्रवर्तक कौन है, तो गोरखनाथ आएगा। गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को नारी साहचर्य में लिप्त होने के कारण कहा था क्या, जाग मच्छंदर गोरख आया। अति महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। किसने कहा था, गोरखनाथ ने। किससे, अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ से। आगे है, इसी घटना से नाथ पंथ की शुरुआत होती है। गोरखनाथ ने भक्ति मार्ग से भोग और वामाचार को निकालकर योग और सदाचार की प्रतिष्ठा की थी। इसलिए तुलसीदास जी ने गोरखनाथ के बारे में लिखा है क्या, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो योग। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। किसने कही, तुलसीदास ने। किसके बारे में, गोरखनाथ के बारे में। नाथ शैव मत को मानते थे। नाथों को कनफटा जोगी भी कहा जाता है। गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ, देखिए इनका दूसरा नाम मच्छंदर नाथ भी है, की गणना 84 सिद्धों व नाथों में भी, दोनों में की जाती है। किस किस की, गोरखनाथ की और मत्स्येंद्र नाथ की। आगे है, गोरखनाथ को बालकनाथ गोरक्षपा भी कहा जाता है। बालकनाथ जालंधर नाथ को भी कहा जाता है। देखिए बालकनाथ दोनों को कहा जाता है, किसको, गोरखनाथ को और जालंधर नाथ को। जालंधर नाथ के नाम पर जो हमारा पंजाब का शहर जालंधर है उसको बसाया गया है। आगे है, गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। डॉक्टर भटवाल ने गोरखनाथ की पुस्तकों की संख्या 14 मानी है। इन्होंने गोरखवाणी शीर्षक से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया। अति महत्वपूर्ण है, किस शीर्षक से, गोरखवाणी शीर्षक से। किसने, डॉक्टर भटवाल ने। किसकी रचनाओं का संकलन किया, गोरखनाथ की। मिश्र बंधु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। नाथों का प्रभाव पंजाब, राजस्थान, गुजरात था। कौन कौन सा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नाथों की साधना पद्धति हठ योग साधना पद्धति कहलाती है। हठ योगी में है सूर्य का और ठे चंद्रमा का प्रतीक है किसका, सूर्य का, ठे किसका, चंद्रमा का। आगे देखिए हमारा जैन साहित्य शुरू हो जाता है। जैन का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। आचार, रास, फागु, चर्यु आदि क्या है, जैन साहित्य की प्रमुख शैलियाँ हैं। आचार शैली की रचनाओं में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी जाती है और फागु और चर्यु काव्य में चरित्र वर्णन की प्रधानता होती है। रास शैली से तात्पर्य उन कवियों से है जिनका गायन रात्रि के समय ताल देकर किया जाता है। जैन साहित्य की रचना अपभ्रंश शैली और हिंदी दोनों भाषाओं में हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया, इस बात का याद रखेंगे। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के दूसरे प्रकरण अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत जिन 5 रचनाकारों का उल्लेख किया था उनमें से जैन कवियों की संख्या 3 है। कौन कौन से हैं वो, हेमचंद्र, मेरु, सोमप्रभ सूरि। आगे है देखिए हिंदी की प्रमुख जैन रचनाएं और उनके लेखक, ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। श्रावकाचार लेखक कौन है, देवसेन। रचनाकाल 933 ईस्वी है। इसे हिंदी की प्रथम उपलब्ध रचना माना जाता है। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का क्या है, वर्णन किया गया है। सहावपयास आचार्य देवसेन की अपभ्रंश की प्रमुख रचना है। कौन सी, सहावपयास। आगे लघु नयन चक्र, दर्शन सार आचार्य देवसेन की हिंदी रचनाएं हैं। आगे देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके जो लेखक कौन है, शालिभद्र सूरि है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि और भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। वीर और श्रृंगार प्रधान इस काव्य का अंत शांत रस से होता है। 250 छंदों का लघु खंड काव्य है। बुद्धि रास, पंच पांडव रास शालिभद्र सूरि की अन्य रचनाएं। आगे देखिए चंदनबाला रास, इसके जो लेखक हैं आसगु है और कितने 35 छंदों का लघु काव्य है ये। जीव दया रास आसगु की अन्य रचना है। स्थूलीभद्र रास लेखक कौन है, जिन धर्म सूरि। रेवंत गिरी रास, इसके लेखक विजयसेन सूरि। नेमिनाथ रास ये है सुमति गणी की।
आगे आता है हमारा रासो साहित्य। अभी देखिए जो प्रमुख रचनाएं और रचनाकार हैं, इनके नाम और इनके रचनाकारों के नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए याद, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो पहला हमारा उपदेश रसायन रास किसकी है? जिनदत्त सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी। बुद्धि रास ये भी किसकी है? शालिभद्र सूरी की। पंच पांडव रास ये भी हमारी शालिभद्र सूरी की। चंदन बाला रास आशगु। जीवदया रास ये भी आशगु की है। रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी। स्थूलीभद्र रास जिनदत्त धर्मसूरी। नेमीनाथ रास सुमति गणी। संदेश रासक अब्दुल रहमान। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। खुमान रासो दलपति विजय। बिशल देव रासो नरपति नाल है। प्रमाल रासो जगनीक। और हम्मीर ये के नहीं आएगा यहाँ पर। हम्मीर रासो शारंगधर। विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट। सभी रचना इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे है आदिकाल की वह काव्यधारा जिसमें आश्रय दाता सामंतों की वीरता व विलासिता का वर्णन किया गया हो, रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है। साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में उपलब्ध प्राचीनतम कृति कौन सी है? बिशल देव रासो। प्रमुख रासो रचनाएं और उनकी विशेषताएं, अब देखिए इनकी डिटेल देखते हैं। खुमान रासो समय क्या है? 9वीं शताब्दी। लेखक कौन है? दलपति विजय। इसकी भाषा डिंगल है। चित्तौड़ नरेश कुमार द्वितीय की वीरता का वर्णन है। इसमें 17वीं सदी के राजा राज सिंह का भी नाम आया है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर क्या है? संदेह व्यक्त किया जाता है। इसकी प्रमाणिक हस्त लिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। 5000 छंदों का विशाल महाकाव्य है। काल की दृष्टि से हिंदी का प्रथम रासो ग्रंथ माना जाता है। दूसरा है हमारा बिशल देव रासो। लेखक कौन है इसके? नरपति नाल है। रचना वर्ष 1155 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ के आरंभ में आए रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम वीर गीत मानते हैं। गेय शैली में रचित है। वियोग संगार प्रधान एकमात्र रासो काव्य है। अजमेर नरेश विग्रह चतुर्थ जिनका उपनाम बिशल देव रासो था और उनकी रानी राजमती का विवाह वियोग पुनर्मिलन इसमें क्या है? वर्णित है। हिंदी में 12मासा वर्णन पद्धति का आरंभ बिशल देव रासो से माना जाता है। 12मासा का आरंभ आषाढ़ मास से होता है। देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि जो 12मासा है उसका आरंभ कब से होता है, तो आषाढ़ मास से होता है। प्रारंभ से अंत तक एक ही छंद में रचित है। 4 प्रक्रमों और 128 छंदों की रचना है। इसे मेघदूत और संदेश राशक के समान दूत काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। आगे हमारा तीसरा है हम्मीर रासो। इसका जो समय है 13वीं शताब्दी। रचयिता कौन है? सारंगधर है। अनुपलब्ध रचना है। विजयपाल रासो हमारा, इसके रचयिता नल्ल सिंह भाट हैं। डॉक्टर नगेंद्र इसे आदिकाल की रचना न मानकर भक्ति काल की रचना मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका वर्णन अपभ्रंश की पुस्तकों के अंतर्गत किया है। इसमें तोप चलाने का भी वर्णन है। किसमें? विजयपाल रासो में। प्रमाल रासो है, इसके रचयिता जगनीक है। समय 13वीं शताब्दी है। वीर रस प्रधान गेय काव्य है। महोबा कालिंजर के राजा परमर्दी देव का उपनाम प्रमाल था, इसलिए इसका नाम प्रमाल रासो पड़ा। इसमें महोबा के वीर सामंतों आला और उदल की वीरता का वर्णन है, इसलिए इसे आला खंड भी कहा जाता है। आगे आला एक लोक गायन क्या है? शैली भी है। इसे आज भी बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गांव-गांव में गाया जाता है। 1865 में फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने इसे आलाखंड शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। बाद में ये श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी में प्रमाल रासो शीर्षक से प्रकाशित करवाया। आगे देखिए पृथ्वीराज रासो अति महत्वपूर्ण है। इसकी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। इसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का बाल सखा, राज्य कवि, सामंत व सेनापति था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रप्रदाय को प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो में कितने 69 सर्ग हैं जिनको समय कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, तो 69 सर्ग हैं और उनको क्या कहा जाता है, समय कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। चंद्रप्रदायी को छंदों का राजा और छप्पे, ये छप्पे आएगा, छप्पे का सम्राट भी कहा जाता है। आगे चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो को पूरा नहीं कर पाए थे, इसको किसने पूरा किया था, उनके बेटे जल्हड़ ने पूरा किया था। यदि आदिकाल हिंदी का सर्वाधिक विवाद काल है तो पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक क्या है, विवादित रचना है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान अति महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखेंगे किसने इसको प्रामाणिक माना, किसने अप्रामाणिक और किसने अर्धप्रामाणिक। जो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास, कर्नल जेम्स टॉड, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ, डॉक्टर नगेंद्र और मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, ये क्या मानते हैं, ये मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये क्या मानते हैं, प्रामाणिक। अप्रामाणिक मानने वाले गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, कविराज श्यामलदान, मुरारीदान और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मिनारिया, डॉक्टर बुलर। अर्धप्रामाणिक मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय और अगर चंद नाहटा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ बताया। आगे देखिए, आगे है हमारा लौकिक साहित्य। आदिकाल का जो लौकिक साहित्य है उसको पढ़ते हैं। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति वीर गाथाओं का निरूपण है, जिसको आधार बनाकर शुक्ल जी ने इस काल खंड को वीर गाथा काल नाम दे दिया। जिन रचनाओं में वीर गाथाएं नहीं थी उन्हें शुक्ल जी ने आदिकाल के चौथे एवं अंतिम प्रकरण फुटकल रचनाओं में स्थान दिया। फुटकल रचनाओं में शुक्ल जी ने 2 कवियों विद्यापति और अमीर खुसरो का वर्णन किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की इस धारा को लौकिक साहित्य नाम दिया। इस धारा में उन रचनाओं को स्थान दिया जो लौकिक विषयों, प्रेम, श्रृंगार और मनोरंजन को आधार बनाकर लिखी गई। लौकिक साहित्य के अंतर्गत 5 रचनाओं को स्थान दिया गया है। कौन कौन सी हैं वो 5 रचनाएं? बसंत विलास, जयमेंक, जसचंद्रिका, जयचंद प्रकाश, खुसरो की पहेलियां, ढोला मारूरा दुहा। पहली रचना आती है हमारी ढोला मारूरा दुहा। समय 11वीं शताब्दी। रचयिता कौन है? कल्लोल कवि। देखिए, अगर आपको और कुछ याद नहीं होता तो कम से कम इसका जो रचयिता है और इस रचना का नाम आपको याद होना चाहिए। ढोला मारूरा दुहा किसकी रचना है? कल्लोल कवि की। और इसकी भाषा राजस्थानी है। नरवर नरेश के राजा ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारवणी का प्रेम वर्णित है। जयमेंक, जसचंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश ये दोनों ही अप्राप्य रचना है। दोनों में कन्नौज नरेश जयचंद की वीरता का वर्णन है। वसंत विलास है। 84 दोहों में स्त्रियों पर वसंत का प्रभाव वर्णित है। प्रथम प्रकाशन 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला में हुआ। इसके संपादक कौन है? केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव थे। आगे देखिए, अमीर खुसरो। इनका जन्म एटा में हुआ। एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो और इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। खड़ी बोली में सर्वप्रथम काव्य रचना करने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, इसलिए इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली के पर 3 वंशों तथा 11 सुल्तानों का शासन देखा। तबला, कव्वाली, सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। यह स्वयं को हिंद का तोता भी कहते हैं। अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? खालिक बारी, मुकरियाँ, 2 सुखने, पहेलियाँ। खालिक बारी जो है एक क्या है? शब्दकोश है। ये बड़ी नहीं आएगा, बारी आएगा। खालिक बारी क्या है? एक शब्दकोश है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों के क्या है? हिंदी अर्थ दिए गए हैं। पहेलियाँ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी गई हैं। अपने गुरु की कब्र पर जाकर इन्होंने कहा था, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो अब अपन घर आपने, रेण भई चहु देश। किसकी पंक्तियाँ हैं ये? अमीर खुसरो की हैं। आगे विद्यापति। जन्म स्थान क्या है? दरभंगा, बिहार।
विद्यापति ने तीनों भाषाओं में रचना की है। 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अपभ्रंश, संस्कृत और मैथिली। विद्यापति की रचनाओं की संख्या 14 मानी जाती है, 11 संस्कृत की, 2 अपभ्रंश की और 1 मैथिली की। विद्यापति की जो संस्कृत की प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी हैं? पुरुष परीक्षा, शैव सर्वसार और लिखनावली, भूपरिक्रमा, गंगा वाक्यावली आदि। अपभ्रंश की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। कीर्तिलता की और कीर्ति पताका की जो भाषा है वो कौन सी है? अपभ्रंश है। किसकी है? विद्यापति की। विद्यापति की पदावली मैथिली की में रचित रचना है। विद्यापति आदिकाल में आदिकाल और भक्तिकाल, यहाँ पर और आएगा। आदिकाल और भक्तिकाल क्या है? दोनों के संधि कवि माने जाते हैं। समय की दृष्टि से विद्यापति भक्ति काल के कवि और रचना की दृष्टि से आदिकाल के कवि माने जाते हैं। विद्यापति के जो अन्य नाम हैं देखिए कौन कौन से हैं? कवि शेखर, कवि रंजन, खेलन कवि, कवि कंठार, नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव, हिंदी का जयदेव, पंचानन। ये क्या है? विद्यापति के उपनाम। विद्यापति शैव मत को मानने वाले थे। विद्यापति को मिथिला और बंगाल दोनों के निवासी अपना अपना कवि आएगा कवि बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। विद्यापति भक्त थे या संगारी, यह एक विवाद का विषय है। बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर लाल विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र विद्यापति पदावली में रहस्यवाद की क्या है? व्याप्ति मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। निराला विद्यापति के पदों को नागिन की लहर कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि, हिंदी का जातीय कवि कहा है। डॉक्टर बच्चन विद्यापति को हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्वी प्रदेशों में विद्यापति पदावली धर्म ग्रंथ की महिमा ये का नहीं पा सकती है, ये आएगा यहाँ पर, महिमा पा सकती है। कवि ने अपनी कीर्तिलता को कहानी कहा है। कौन सी रचना को? कीर्तिलता को। कीर्तिलता में मिथिला नरेश कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन 4 पल्लवों में किया गया है। कीर्तिलता गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। देखिए चंपू काव्य मैंने आपसे कई बार बताया कौन सा होता है, जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित होते हैं। तो कीर्तिलता क्या है? एक चंपू काव्य है। विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार, हिंदी गीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक, हिंदी काव्य कृष्ण काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। आगे देखिए आदिकालीन गद्य साहित्य। काव्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से आदिकाल विविधताओं का काल रहा है। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं की प्रधानता भले ही रही हो, पर इस युग में लौकिक व धार्मिक विषयों पर भी साहित्य लिखा गया है। इसी युग में गद्य परख रचनाओं का भी लेखन हुआ है। आदिकालीन गद्य साहित्य की प्रमुख कहानी कौन सी है? राउल बेल, समय 10वीं शताब्दी, रचयिता कौन है? रोड़ा कवि। देखिए अति महत्वपूर्ण है, राउल बेल किसकी रचना है? कई बार पूछी जा चुकी है, रोड़ा कवि की रचना है। शिलांकित कृति है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक शिला पर अंकित मिली है। यह शिला वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। हिंदी की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित संपूर्ण रचना है। ये कौन सी? राउल बेल। आगे है नायिका राउल का नक्षिक सौंदर्य वर्णित है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे बेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम रचना माना है। बेली काव्य का अर्थ होता है काव्य की वह लता जो कीर्ति या श्रृंगार के सहारे ऊपर चढ़ती और फैलती है। दूसरा हमारा है वर्ण रत्नाकर, समय 14वीं शताब्दी, रचयिता ज्योतिष ठाकुर। मैथिली गद्य का पहला ग्रंथ है। कुल 8 कल्लोल में विभक्त है। 8वां कल्लोल अपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा, ये कोश आएगा, शब्दकोश सा क्या है? प्रतीत होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसका समय 12वीं शताब्दी है और रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। पंडित दामोदर शर्मा काशी नरेश गोविंद चंद्र का सभा पंडित था। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान करवाने के लिए की थी। यह 5 प्रकरणों में क्या है? विभक्त है।
आगे देखिए हमारी आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी उनको देख लेते हैं। देखिए युद्धों का सजीव चित्रण था, आश्रयदाता सामंतों का स्तुति गान था, अतिशोक्तिप्रक वर्णन था, व्यापक राष्ट्रीयता का क्या था, अभाव था। अति महत्वपूर्ण है, क्या था, अभाव था। राज्य आश्रित कवि, सामंतों के वैभव व विलासता पूर्ण जीवन का वर्णन, वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता, ओज गुण की प्रधानता, विविध छंदों का प्रयोग, संयुक्त अक्षरों की क्या थी, बहुलता। तो ये हमारा आदिकाल है वो समाप्त हो गया। कल की वीडियो में हम आदिकाल में जितने भी पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।